बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 8 और उसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का पार्ट 3। ठीक है, और आज के लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स पे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ और इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, और साथ में फिर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस करेंगे कि ये कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको समझने के लिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर नंबर 8 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो यूनिट वेक्टर के ऑब्टेन करने के फार्मूला पे आते हैं कि अ यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज ऑब्टेन्ड व्हेन अ वेक्टर इज़ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमने यूनिट वेक्टर्स में ये फार्मूला पढ़ा था, और ये फार्मूला हमने यूनिट वेक्टर्स का जो यूनिट वेक्टर्स के समझने के जो हमने 3 तरीके पढ़े थे, उसमें जो वे नंबर 3 था, उस वे नंबर 3 में हमने जो है ये फार्मूला डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज़ आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है या आपका इसी पे जो है वो एमसीक्यू आता है कुछ इस तरह कि चेक वेदर 3i plus 4j is a यूनिट वेक्टर। क्या ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? और फिर आगे है कि इफ़ नो देन फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो फिर आप क्या करें, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो मतलब इस क्वेश्चन के आपके साथ दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तो हमने ये जो वेक्टर हमें गिवन है, लेट्स सपोज इस वेक्टर को हम ए का नाम दे देते हैं, जो कि है 3i plus 4j। ठीक है, ये जो वेक्टर हमें गिवन है, इसके बारे में हमने डिसाइड करना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। और अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि हमें इसका यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर को देखने के लिए हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना होगा कि वो 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो चलें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड का फार्मूला तो आपके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स, ये 5 जो है ये तो 1 के इक्वल नहीं है। तो जब 1 के इक्वल नहीं है तो मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर हमें गिवन है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसके यूनिट वेक्टर को हम किस फार्मूला से फिर जो है वो निकाल सकते हैं? इसके यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला से कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर तो आपके साथ क्या था, 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था स्टूडेंट्स, वो 5 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 अगर आप एलसीएम को तोड़ दें प्लस 4/5j। ये जो वेक्टर बना है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर आपके साथ हमेशा फिर यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, और ये हमने इस ऊपर वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे अब कोई पूछे कि आंसर तो आपने निकाल दिया है, लेकिन मैथ्स में अक्सर हम अपने आंसर को फिर चेक करते हैं कि क्या ये आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसी वेक्टर को अब ज़रा चेक करें कि क्या ये वाकई यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो अब हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं। देखें, आपने 3/5 का स्क्वायर लेना है और फिर आपने
4/5 का स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट्स इससे 9/25 प्लस 16/25 आ जाएगा अंडर द रूट। आप इसका एलसीएम लें तो 25/25 अंडर द रूट आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इससे क्या आता है, इससे आपके साथ 1 आता है। तो ये जो हमने वेक्टर निकाला है ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ और भी यूनिट वेक्टर्स का बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूनिट वेक्टर्स किस किस तरह के हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं सम यूनिट वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपके साथ मिसाल के तौर पे एक वेक्टर मैं लिख रहा हूँ और वो मैं लिख रहा हूँ आपके साथ 1/√2 I यूनिट वेक्टर प्लस 1/√2 J यूनिट वेक्टर। मुझसे अगर पूछा जाए कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है तो चलें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो आपके साथ आपने क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर, फिर प्लस दोबारा 1/√2 का स्क्वायर और फिर प्लस 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स और इस पे अंडर रूट भी ले लेंगे। अच्छा ये इससे 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 और अंडर रूट भी है। 1/2 प्लस 1/2 से आपके साथ सिंपल 1 आ जाएगा और 1 पे अंडर रूट है और ये रिज़ल्ट 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये एक यूनिट वेक्टर है आपके साथ। इसी तरह अगर लेट सपोज़ हमें एक दूसरा वेक्टर दिया जाए, लेट सपोज़ ये एक वेक्टर है cos थीटा I यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा J यूनिट वेक्टर। अगर हमसे कहा जाए कि ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं है तो उसके लिए चलें चेक करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो हम जो है cos थीटा पे स्क्वायर ले लेंगे और साथ में साइन थीटा पे भी स्क्वायर ले लेंगे और साथ में 0 पे भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका ले लेंगे अंडर रूट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से आपके साथ 1 आता है। तो इसका रिज़ल्ट भी किसके इक्वल आ गया, इसका रिज़ल्ट भी 1 के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। चलें एक 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। लेट सपोज़ आपके साथ एक वेक्टर है और उसकी वैल्यू है 1/√3 I यूनिट वेक्टर प्लस 1/√3 J यूनिट वेक्टर प्लस 1/√3 K यूनिट वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा इस वेक्टर को चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो हम जो है मतलब 1/√3 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 1/√3 का स्क्वायर ले लेंगे और फिर 1/√3 का स्क्वायर ले लेंगे और इस पे हम ले लेंगे एक अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये तो इससे रिज़ल्ट आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और इस पे अंडर द रूट भी होगा। अच्छा ये आपके साथ 3/3 हो जाएगा अंडर द रूट और इससे रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये वेक्टर भी क्या हुआ, ये भी एक यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप यूनिट वेक्टर को चेक कर सकते हैं और अपने लिए यूनिट वेक्टर्स जो है वो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पे प्रैक्टिस करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर हम जो है कुछ और भी यूनिट वेक्टर्स इस पे फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि whenever a vector is divided by its magnitude we obtain a unit vector। आप अपनी मर्जी का कोई भी वेक्टर ले लें लेकिन उस वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे तो आपका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, आपका रिज़ल्ट हमेशा एक यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है।
स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने किसी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये एक बॉडी है और इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ड्रॉ करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ओरिजिन से ऑब्ज़र्व करते हुए वेक्टर ड्रॉ करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप अदर देन ओरिजिन से किसी दूसरे पॉइंट से ऑब्ज़र्व करके वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये जो आप ओरिजिन से ऑब्ज़र्व करके वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और जो आप अदर देन ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट लेके वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर की क्या डिफिनीशन हो जाएगी कि द वेक्टर which is used to identify the position of a body in coordinate system और कहाँ से ये स्टार्ट होगा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम? फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में एक सिमिलरिटी है और एक डिफरेंस है। वो डिफिनीशन करके देख के आपको अब पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या डिफिनीशन है कि द वेक्टर which is used to identify the position of a body from a point other than origin, मतलब जो ओरिजिन से ना हो, ओरिजिन के बगैर किसी पॉइंट से हो। तो स्टूडेंट्स, आपने सिमिलरिटी और डिफरेंस देखी, दोनों जो है किसके लिए यूज़ होते हैं? पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन एक वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट करता है और दूसरा जो वेक्टर है वो अदर देन ओरिजिन से स्टार्ट करता है। स्टूडेंट्स, आपके साथ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एक मैथमेटिकल रिलेशन है। इनका एक आपके साथ एक मैथमेटिकल लिंक है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान। और वो मैथमेटिकल लिंक ज़रा समझते हैं स्टूडेंट्स। आपके साथ मिसाल के तौर पे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके साथ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा आपके साथ पॉइंट बी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है ओ, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स मुझे ज़रा बताएं, अगर हम ओ से बी की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे तो इस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर बी से, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया। और अगर हम ओ से ए की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे तो स्टूडेंट्स इस वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर ए। और अगर हम स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ की तरफ वेक्टर बना लें, हम वेक्टर बना लें ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो स्टूडेंट्स इसको क्या कहेंगे? इस वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस डायग्राम को ज़रा देखें तो आप लिख सकते हैं कि आर ए प्लस डी इज इक्वल टू आर बी।
और यहाँ से अगर आप डी को सब्जेक्ट कर लें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो ये आपके साथ आ जाता है आर बी माइनस आर ए। और यहाँ से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला का पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ये दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये इनके दरमियान मैथमेटिकल लिंक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के दरमियान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर्स भी डिस्कस किए और साथ में हमने जो है यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला था उससे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट वेक्टर्स को चेक करना भी सीखा और ये भी सीखा कि यूनिट वेक्टर्स को ऑब्टेन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।